तो सुप्रभात और सभी को मेरा मृदुल प्रणाम। आज का विषय हम लोग ने ये सुना है जो वो है होम्योपैथी में जो रिपोर्टरी है उसके अंदर में मेंटल सिम्टम्स के साथ में माइंड चैप्टर के अंदर में जो बदलाव आ रहे हैं, मैं आज उसकी चर्चा करने जा रहा हूं और उसी के साथ में किसी एक विशेष रूब्रिक्स पर भी चर्चा करूंगा। साथियों, आपने महसूस किया होगा विगत कई वर्षों में रिपोर्टरी के अंदर में और एडिशंस हो रहे हैं, जोड़ा जा रहा है, नए रूब्रिक्स, नए मेडिसिन जोड़े जा रहे हैं जो कि केंट के समय में थे और लिप्टे के रिपोर्टरी, केंट के रिपोर्टरी के इवोल्यूशन का क्रमिक विकास के बाद में हम लोगों के सामने में आज फाइनल या जो देखने को मिलता है वह सिंथेसिस रिपोर्टरी। सिंथेसिस रिपोर्टरी के नए एडिशंस में और खास करके माइंड चैप्टर में काफी नए रूब्रिक्स डाले गए और इन रूब्रिक्स का और बढ़ते हुए दवाओं का जब हम लोग आकलन करते हैं, देखते हैं, तो हमें महसूस होता है कि यह दवा का संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, साथ ही नए नए रूब्रिक्स भी ऐड हो रहे हैं। इसके पीछे में क्या महत्वपूर्ण कारण हो सकता है? साथियों, आप लोगों ने देखा होगा और हम लोग को यह जानकारी भी होनी चाहिए कि माइंड एक ऐसा विषय है, जटिल विषय है, जिसे केवल देख करके या उसको सामने में प्रेजेंटेशंस को देख करके हम लोग आसानी से समझ नहीं सकते। उसके गहराई में जाने की आवश्यकता होती है। इसीलिए साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की जानकारी बहुत ही आवश्यक होती है। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान रूब्रिक्स में, वर्तमान एडिशंस के क्षेत्र में जो मेंटल रूब्रिक्स हैं वह खास करके साइकोलॉजिकल रूब्रिक्स के और साइकेट्रिक रूब्रिक्स के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं और इसी कारणवश दवाओं का संख्या जो है सो इसके अंदर में बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही नए नए रूब्रिक्स भी आ रहे हैं जो कि साइकोलॉजी के टर्मिनोलॉजी से मिलता जुलता है। साइकोलॉजी के टर्मिनोलॉजी, उसके जो तकनीकी शब्द हैं उससे मिलता जुलता है, बल्कि वही को उठा करके रख दिया गया है। और इसी के तहत में जो एक खास रूब्रिक्स जिसकी मैं आज चर्चा करना चाहूंगा वह है एनाल फिक्सेशन। एनाल का मतलब होता है रिलेटेड टू मल द्वार से संबंधित, और फिक्सेशन मतलब कि स्थापित हो जाना, फिक्स्ड हो जाना, उसमें बदलाव नहीं होना। तो मल द्वार का फिक्सेशन यह एक नया शब्द नहीं है। हम लोगों के लिए लग सकता है कि यह नया शब्द है, लेकिन साइकोलॉजी में 18वीं शताब्दी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था और खास करके फ्रायड जंग ने इसका अपने पहली बार इन्होंने साइकोसेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ द पर्सन के साथ में इन्होंने चर्चा की है और उसके विषय में विस्तृत जानकारी दी और यह मानवता के बस जन्म से लेकर के क्रमिक विकास के साथ में हुए बदलावों का जिक्र करता है, उसको विषय में बताता है, उसके विषय में हम लोगों को जानकारी मिलती है। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय में हम लोग का दिमाग जो है सब बिल्कुल प्योर होता है, शुद्ध होता है। उसके अंदर में किसी तरह का बाहरी मिलावट नहीं होती, यानी कि इंफॉर्मेशन नहीं होता है ना। कहते हैं लोग ब्लैंक फॉर्मेट है ना। ब्लैंक फॉर्मेट मैंने आपका जो है तो उसके अंदर में हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे देखते हैं तो उसके साथ में हम लोगों के अंदर में, मन के अंदर में बातें स्थापित होती जाती हैं। तो इस तरह से जो हम देख रहे हैं बदलाव के साथ में, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हम लोगों का जन्म होता है, हम असहाय अवस्था में होते हैं, पूरी तरह से अपनी माँ, अपने अभिभावक के ऊपर में आधारित रहते हैं। उनके ही देखभाल से ही हमारा जीवन होता है। डॉक्टर हेनीमैन ने भी कहा है, द मैन इज द ओनली एनिमल हु वाज बोर्न एज द मोस्ट हेल्पलेस क्रिएचर। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी पर जो जन्म के साथ में बहुत ही असहाय होता है, परंतु समय साथ में जब उसके अंदर में इंफॉर्मेशन, उसके फॉर्मेट में, माइंड के फॉर्मेट में जब सूचनाएं भरती जाती हैं, ज्ञान होता जाता है, तो वह बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। तो इस असहाय अवस्था में
जो आपका मन स्थिति होगा, जो आपको बाहर से मिला, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो और वह धीरे धीरे आपके मन में स्थापित हो जाता है। और स्थापित हो जाने के बाद में उसके अंदर में हम लोग या तो जीवन को उसी ढंग से चलने लगता है, या उसके अंदर में फिर कुछ नई घटनाएं होती हैं, नई बातें होती हैं, तो उसके साथ में हम लोगों का बदलाव होता है, यह हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो प्रारंभिक व्यक्तित्व और फिर बाद के व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन होते चले जाते हैं, जिसके कारण हम लोगों का जो मेंटल सिम्टम्स जो है देखने को मिलता है, वह हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो बच्चे जन्म लेते हैं, उसके पास में तो एक ही बात होती है कि वह मुंह से खाना खाए, कैसे उसका भोजन मिले, और वह पूरी तरह से माँ के दूध पर, फिर बाहरी दूध पर वह आश्रित रहता है। और जैसे जैसे उसके अंदर में तो टेस्ट करता है, स्वाद लेता है, वह पहला स्वाद होता है उसका दूध का स्वाद, यानी कि टेस्ट, है ना। तो टेस्ट डेवलपमेंट जो है तो हम लोगों के माइंड में शुरू हो जाता है, हम लगता है, और माइंड जो है तो अपने हिसाब से उसको चुनता है, अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। तो अगर नहीं अच्छा लगता है, जबरदस्ती देते जाइएगा तो उसके उसके विरोध में कुछ प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। तो इस जो पहला जो फिक्सेशन होता है हम लोगों का मन, वो हम लोगों के, उसको हम लोगों ने ओरल फिक्सेशन कहा, साइकोलॉजी में उसे ओरल फिक्सेशन कहा। यानी कि हम लोग दुनिया से कुछ ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और ग्रहण करने के साथ में उसके स्वाद की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसके अनुभूति को महसूस करने का कोशिश कर रहे हैं। इस अनुभूति को हम लोग ओरल फिक्सेशन कहते हैं। अगर यह आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो जाता है, तो इस फिक्सेशन से आपके अंदर में इच्छाएं अनंत होने लगेंगी। आपके डिजायर्स और एवर्शंस, जो आपका चाहत और नफरत, ये दोनों परिवर्तित होता चला जाएगा। आप बहुत ज्यादा मीठा खाना पसंद कर लेंगे, मीठा खाना से नफरत हो जाएगा, क्योंकि बाहर में जो दिखलाई पड़ता है उसका भी प्रभाव समय समय पर होता रहता है, वह स्थापित हो जाता है। इसके पश्चात अभी तक हम लोगों के शरीर के विषय में कोई अनुभूति नहीं रहती है कि शरीर में क्या हो रहा है। खाना खा रहे हैं तो पेट के अंदर क्या हो रहा है, मल त्याग करते हैं तो उसके साथ में क्या हो रहा है, मूत्र त्याग करते हैं तो उसके साथ में क्या हो रहा है, इसकी अनुभूति हम लोगों को नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों का ज्ञान बढ़ता है और माँ हम लोगों को या उसके अभिभावक उसके बच्चों को सिखाते हैं कि लैट्रिन को समय पर करना चाहिए, एक ये रखना चाहिए, तो इस समय का ज्ञान के कारण वो अपने आप को कंट्रोल करने का कोशिश करता है ना, इस कंट्रोल करने का कोशिश करता है। इस कंट्रोल करने के क्रम में वह या तो बहुत अपने मन को, बहुत उसका मन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, माने अपने मल त्याग के कंट्रोल करने के साथ साथ में और भी बातों पर कंट्रोल करना सीखता है। पहले तो कंट्रोल नहीं कर रहा था, अब कंट्रोल करने की प्रक्रिया आ रही है। और दूसरी बात और होती है जो हम लोग समाज से सीखते हैं। समाज हमको सिखाता है कि कुछ शरीर के अंग हैं, वह है जो कि प्राइवेट एरिया होता है, बहुत ही अलग रखना पड़ता है, और उसके विषय में चर्चा जो है सो बहुत खुले ढंग से हम लोग नहीं करते, और वह हम लोग का प्राइवेसी का कहलाता है। तो शरीर को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, एक प्राइवेट एरिया और एक जो है तो ओपन एरिया। यानी कि अगर आप खाना खाते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना खाते हैं, है ना, सिनेमा देखते हैं, सबके साथ में बैठ करके देखते हैं। लेकिन जब आपको टॉयलेट लगता है या यूरिनेशन जाना करना, तो आप बीच बाजार में तो खड़ा होकर के नहीं करते हैं, अगर करेंगे तो लोग आपको पागल कहेगा, है ना। और अगर उसी तरह से यौन की इच्छा होती है, यानी कि सेक्स का जागृति होता है, तो आप बीच बाजार में तो सेक्स कर नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको प्राइवेट एरिया। तो हम लोगों के मन में यह स्थापित कर दिया जाता है कि हमको लैट्रिन जो है सो एकांत में करना है, हमें मूत्र त्याग एकांत में करना है, यौन प्रक्रिया भी हमको एकांत में करना है। तो यह जो दिमाग जो है सो शरीर को दो भाग में देखने लगता है, दो रूप से देखने लगता है, एक जो है तो खुले दिमाग से और दूसरे बंद दिमाग से, यानी कि उस दायरे में, सीमित दायरे में रहता है। तो ये जो है सो
इसका इम्पैक्ट जो है तो ओरल फिक्सेशन से ज्यादा हो जाता है, और इसी फिक्सेशन को हम लोग एनाल फिक्सेशन करते हैं। क्योंकि इसकी शुरुआत रेक्टम से शुरू हुआ, यानी कि मल द्वार से शुरू हुआ, मूत्र द्वार से शुरू हुआ, और ये दोनों द्वार को यूरोजेनाइटल ऑर्गन से जोड़ा जाता है। इसीलिए इसे साइकोसेक्सुअल ओरिएंटेशन पर्सनैलिटी के अंदर में लिया जाता है। और साइकोसेक्सुअल पर्सनैलिटी के अंदर में पहला जो आधार बनता है वो हम लोगों का एनाल फिक्सेशन होता है, यानी कि मल द्वार के प्रति दिमाग का स्थापित हो जाना, है ना। वहां उसी के विषय में ज्यादा सोचते रहना कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है और कहाँ करना है। ये हम लोगों के मन में बुरी तरह से एस्टैब्लिश्ड हो जाता है और हम लोग इसके विषय में विचरण करने लगते हैं। और इसमें जब कभी आपको यह लगता होगा कि जब बहुत जोर से लैट्रिन लगा हुआ है, आपको कितनी बेचैनी होती है, बहुत जोर से पेशाब लगा हुआ है, कितनी जोर से बेचैनी होती है। और यौन प्रक्रिया में तो बहुत सारे अपराध होते रहते हैं, रेप का केस, ये सब विसंगतियां आती जाती हैं। तो इस तरह से जो ये बना दिमाग जो है तो इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है जब हम किसी चीज को सप्रेस करने का कोशिश करते हैं। एक ऐसे स्थान के बंधन के कारण, सामाजिक बंधन के कारण या किसी दायित्व के कारण हम लोग उसमें बदलना चाहते हैं, और इस प्रकार के कारण हम लोगों के साथ में जो मानसिक बनता है, स्तर बनता है, उसको एनाल फिक्सेशन पर्सनैलिटी कहलाता है ना। एनाल फिक्सेशन पर्सनैलिटी के जो है ये एक कंपल्सिव बिहेवियर के रूप में हो जाता है। करना ही है, सवेरे में उठना ही है, सवेरे में लैट्रिन करना ही है। अगर कॉन्स्टिपेटेड हो गया तो सवेरे में बड़ा बेचैनी हो रहा है, डॉक्टर साहब हमको लैट्रिन नहीं हो रहा है। अगर हमें ये सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस किए हैं तो डॉक्टर साहब हमारा सेक्स का डिजायर खत्म हो गया है। तो बहुत सारी बातें कंपल्सिव बिहेवियर शुरू हो जाते हैं। वह बिहेवियर जो है तो आपको बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ता है मानसिकता पर, जो हमारे मन के अंदर में जो विद्यमान जितने भी सेंसेशन हैं सभी को प्रभावित करते हैं और सभी उसी रूप से अनुरूप ढलते चले जाते हैं। कंपल्सिव बिहार में सोचते सफाई करना है, लैट्रिन के बाद में ऐसे नहीं छोड़ देना है, धोना है ना। तो एक सफाई का अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो क्लीनलीनेस का मैनिया होता चला जाएगा, है ना। गंदगी का बोध ज्यादा होता चला जाएगा, आप गंदा और बुरा को समझने लगेंगे, माइंड फास्टिजियस होने लगेगा, है ना। आपको पैसे का महत्व ज्यादा होने लगेगा तो आप एवेरियस नेचर के हो जाएंगे। अगर पैसे का एकदम ही नहीं समझते हैं तो आप एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएंगे। तो यह कंपल्सिव बिहेवियर के रूप में हमारे अंदर में हो जाता है। हम क्रूएलिटी देखते हैं, हमारे अंदर में दया आता है। इन सभी चीजों को देखने के साथ में हम लोगों के अंदर में कई एक बदलाव आते जाते हैं। इसे हम लोग एनाल फिक्सेशन कहते हैं। यह धीरे धीरे करके जो है सो आपके मनोविज्ञान पर, आपको जिसको कहा जाता है साइकोसेक्सुअल, यानी कि मन का यौन के साथ में जो संबंध स्थापित हो जाता है उसे साइकोसेक्सुअल बिहेवियर कहते हैं। और इस साइकोसेक्सुअल बिहेवियर का जो बहुत बुरा प्रभाव या बहुत अच्छा प्रभाव हमारे सभी जीवन में लाइफ लॉन्ग रहता है ना, लाइफ लॉन्ग रहता है। सेक्स के संबंध में हम काफी मन में कल्पनाएं करते रहते हैं, लोग से सुनते हैं तो उसके ऊपर में अपने शरीर में देखने का कोशिश करते हैं, तो कभी लगता है कि मेरे शरीर में कमी है, कभी लगता है कि मैं तो ठीक हूँ, है ना। ये दोनों बातें का द्वंद्व जो है तो मन में चलता रहता है। ये हम लोगों के चेंजेज, बिहेवियरल चेंजेज पर काफी ज्यादा प्रभावित होता है। तो साथियों, इस एनाल फिक्सेशन को हम लोग कहते हैं एक ऑब्सेसिव यानी कंपल्सिव, यानी कि एक जरूरत ही एकदम करना ही है, यह इसके अंदर में हो जाता है और हम लोग इसके तहत काफी दिखते हैं। ये तो एनाल फिक्सेशन सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है ना, जीवन के सेकेंड स्टेज है। पहला ओरल फिक्सेशन था और दूसरा अब हो जाता है एनाल फिक्सेशन।
और ये जो है सो खास करके एनाल फिक्सेशन का जो उदय होता है वो हमारा कंट्रोलिंग बिहेवियर के कारण होता है, चाहे तो वह मल त्याग का होगा या हमारा यूरिन का त्याग का होगा या हमारे सीमेन के डिस्चार्ज का होगा या मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज का होगा, है ना। तो जो परिवर्तन जो जिसको कि खास करके हमारा दिमाग यहाँ पर केंद्रित हो जाता है, ये क्यों? क्योंकि इसे हमें छिपा कर खुले ढंग से नहीं बोलना है, लेकिन जिसकी स्वतंत्रता होती है खाने की, आपको जो मन में आता है खा सकते हैं, है ना। ज्यादा दबाव तो पड़ता नहीं है, आप बाजार में जाते हैं जो भी मन में आता है खा लेते हैं, तो ज्यादा दबाव नहीं पड़ता, प्रेशर नहीं होता, प्रेशराइजेशन नहीं होता है, तो दबाव नहीं पड़ता है तो मन पर वह ज्यादा स्थापित नहीं करता, अपने मन के हिसाब से करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मन का थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो जाता है और इस कंट्रोल के कारण हम लोग जो है तो अंदर में बदलाव आते हैं। इसके लिए जो व्यक्तित्व बनता है, एनाल फिक्सेशन के कारण जो व्यक्तित्व बनता है उसे हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एक व्यक्तित्व कहते हैं एनाल रिटेंशन इंडिविजुअल, एनाल रिटेंशन यानी कि रोकना, है ना। व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो अपने पर कंट्रोल करने का, रिटेन करने का कोशिश करता है और खास करके स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद में, है ना, ट्रेनिंग के बाद में और हार्ड ट्रेनिंग के बाद में ऐसा होता है और कुछ समय के साथ में यह आपका एक कंपल्सिव बिहेवियर बन के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। दूसरा होता है एनाल रिपल्सिव प्रतिक्रिया, उसका विरोध करना, है ना। आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी आप विरोध करते हैं तो आप रिबेलियन कहलाते हैं, है ना। तो एनाल रिबेलियन बिहेवियर होता है, आप समाज के दायरे को समझने का कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है ना, समाज को दायरे को समझने का कोशिश नहीं करते हैं और इस तरह से आपके अंदर में जो बदलाव आ जाते हैं वह काफी हद तक हमारे सारे मेंटल रूब्रिक्स को के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। आप रोना, गुस्सा, एंजाइटी, ये सारे के साथ में आपको इस दृष्टिकोण से रूब्रिक्स का चयन करने के लिए अब सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केंट ने जो आपका रूब्रिक्स दिया था वह रूब्रिक्स जो है तो केवल एक ऑब्जर्व जनरलाइज्ड ऑब्जर्व फैक्ट्स, मेट्रा मेडिका के अंदर जो मेडिसिन दिए हुए हैं और मेंटल सिम्टम्स दिए हुए हैं जो कि क्लिनिकल प्रूविंग और ड्रग प्रूविंग के समय में आया, वह रूब्रिक्स जो है तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है जो आया। कैसे आया इसका जिक्र नहीं किया हुआ है ना, क्यों आया इसका जिक्र नहीं किया हुआ है। लेकिन जब आप एक ही चीज को कई कारणों से होता हुआ देखेंगे, एक ही चीज को कई कारणों से, गुस्सा तो बहुत कारण से हो सकता है, गुस्सा आपके मन के दबाव के कारण हो सकता है, गुस्सा कोई दूसरे को दिलाता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप बहुत सफाई करने की आदत जो बन जाती है बहुत कारण से हो सकते हैं। गंदगी के प्रति विरोध जो है सो आपका बहुत कारण से हो सकता है, गंदगी तो जीवन से कभी खत्म नहीं होता है ना। आप रोज गंदा होते हैं और रोज साफ करने का कि जितना गंदा होते जाइएगा उतना सफाई करते जाइएगा, उतना ही गंदा होते जाइएगा। तो ये इसके प्रति में जो ऑब्सेशन हो जाएगा, हमारे जो रेगुलेशन रूटीन के तहत रूटीन से ज्यादा व्यस्त रहने लगेंगे, यह ऑब्सेसिव बिहेवियर के अंदर में आ जाता है। इसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स है, जो हम आप आते हैं मैं होम्योपैथी के विशेष ऊपर में, इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स को जो पहली बार जो आप देखते होंगे कि केंट रिपर्टरी में नहीं है, लेकिन ये पहली बार तो सिंथेसिस रिपर्टरी में इसका शुभागमन हुआ है और हम लोगों के लिए एक नया संदेश लेकर के आया है कि हम लोगों को एनाल फिक्सेशन के दिमाग में रख करके साइकोसेक्सुअल ओरिएंटेशंस को दिमाग में रख करके भी रूब्रिक्स का चयन करना चाहिए। और इसके तहत में हम लोगों के पास में 3 बिहेवियर आ जाते हैं। पहला होता है रिटेंटिव बिहेवियर, है ना। रिटेंटिव जहां आप रोकने का कोशिश करते हैं, सप्रेस करने का कोशिश करते हैं, मन को दबाने का कोशिश करते हैं, है ना, अपने भावनाओं को दबाने का कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज को। शरीर के ये मन कर रहा है कि अभी बाजार जाए, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? घर पर दबाव, बच्चों को आप डांटते हैं कि अभी खेलने का समय नहीं है, अभी पढ़ने का समय है। तो ये दबाव जो बनता है धीरे धीरे रिटेंटिव बिहेवियर के रूप में आपको आता है। दूसरा होता है एक्सप्लोसिव बिहेवियर। आप कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे, नहीं मैं तो जाऊंगा,
ये एक्सप्लोर, इसको एक्सप्लोसिव बिहेवियर। और तीसरा हो जाता है कंपल्सिव बिहेवियर। ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपको वह करना ही करना है, चाहे आप कितना भी मन से समझाने का कोशिश करेंगे। आप यह कोशिश करेंगे कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, ये रोज इतना सफाई करना जरूरी नहीं है, मुझे रोज इतना करना मेरे लिए उचित नहीं है, फिर भी आप करते चले जाते हैं, फिर भी आप करते चले जाते हैं। यह कंपल्सिव बिहेवियर होता है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं, सो हम लोगों को साइकोसेक्सुअल ओरिजिन के तहत भी देखना होगा कि क्या इसका ओरिजिन जो है सो साइकोसेक्सुअल बिहेवियर के तहत आया है, और इसका इन्वॉल्वमेंट जो है सो फिक्सेशन कंपल्सरी का। तो ये सारी चीज जो है रिटेंटिव, एक्सपल्सिव और जो कंपल्सिव है, रिटेंटिव मतलब कि रिटेन करना, रोकना, एक्सप्लोसिव मतलब कि जिसको कि बाहर करना, विरोध करना या बाहर करना, और कंपल्सिव मतलब कि करना ही है ना, ऐसा हैबिट्स बन जाता है। ये साइकोसेक्सुअल का है, जिसको कि हम लोग एनाल फिक्सेशन ग्रुप के अंदर में रखते हैं। आपको माइंड चैप्टर में आप देखेंगे कि एनाल फिक्सेशन के तहत में कुछ दवाइयां हैं, जिसमें कैलिकार, कैलिसिलिकेटा, कैलिसाइलिसिया, सल्फर और थूजा है। अब आप इस केवल इन दवाओं को, सीमित दवाओं को, चूंकि यह भी पहला स्टेप्स है, हो सकता है कि आने वाले समय में इस एनाल फिक्सेशन में हम लोग और भी मेडिसिन को ऐड करें, लेकिन ये जो इन दवाइयों के तहत अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को ले जाएंगे तो आपको बात और भी मेट्रिया मेडिका के संबंध में समझना। जैसे कैली ग्रुप, अब कैली ग्रुप का क्या है, जितने भी कैलीज होते हैं वह बड़ा आपको एक रूटीन ओरिएंटेड होते हैं, फिक्स्ड रूल एंड आइडिया एंड रेगुलेशंस के प्रति और उनका दिमाग जो है तो फिक्स होता है, ये करना है, वह नियम को तोड़ना उनके लिए असंभव होता है, यानी कि वह फिक्स है ना। तो कैली ग्रुप का माइंड जो है तो करीब करीब फिक्स है किस पे, अगर पूजा करना है तो पूजा ही करना है, ये करना है तो ये करना है, यानी कि फिक्सेशन ग्रुप में आ जाता है, जो कि आप तीनों दवाई में देख सकते हैं। अब आती है साइलिसिया, साइलिसिया में भी दिमाग फिक्स है, अपने को रिटेन करना, कहाँ रिटेन करना, मैं जिस मट्टी से बना था वह मट्टी को मैं पुनः स्थापित। तो सल्फर के अंदर में भी है कि मैं अपना को एक्सप्लोर करना, ये सल्फर के अंदर में है ना। और फिर थूजा के अंदर में, यहाँ आ जाइए तो आपको यह भी आपको कंपल्सिव बिहेवियर के तहत आता है। तो हम समझते हैं कि इस इतने उदाहरण के साथ में आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कि ये कंपल्सिव, रिटेंटिव और एक्सप्लोसिव बिहेवियर जो है सो हम लोगों का एनाल फिक्सेशन का दायरा है, और इसके अंदर में है। और इस रूब्रिक्स को समझने के लिए, यानी कि अब हम सिर्फ देख करके रोगी का पहली बार जो रोगी बोला कि हमको गुस्सा आता है तो मारने का मन करता है, स्ट्राइकिंग डिजायर, एब्यूजिंग डिजायर, हम नहीं कह सकते हैं कि उसके अंदर ये कहाँ से आया, तो हमें इसे खोजना पड़ेगा, ऐसा बिहेवियर क्यों आया, तब आप जा करके उसके अंदर में जो इंक्लूडेड मेडिसिन से जुड़े हुए दवा है उसके पास में सही कर सकते हैं। आप देखते होंगे फास्टिडियस के अंदर में पहले केंट के समय में शायद दो मेडिसिन थे, एक आर्सेनिक और दूसरा शायद पल्सेट्ला। पहले तो शायद आर्सेनिक ही था, बाद में फिर पल्सेट्ला भी जुड़ा। अब आप सिंथेसिस रिपोर्ट में देखिए, यहाँ तो नंबर अभी आपको 70 से ऊपर हो रहे हैं। अब 70 दवा जहाँ की सल्फर भी है, आर्सेनिक भी है, मेडोरिनम भी है, लाइको भी है, तो सभी के अंदर में एक कंपल्सिव बिहेवियर या रिटेंटिव बिहेवियर या ये है। तो हमें इसके क्रॉस रेफरेंस पर भी जाना पड़ेगा। जब इस रूब्रिक्स को जाते हैं तो हम लोग को साथ में क्रॉस रेफरेंस में भी जा करके हम ज्यादा दवा का के दायरे में आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दवा के दायरे में आ सकते हैं। तो इसके अंदर में जो क्रॉस रेफरेंस अभी जो वर्तमान में दिया हुआ है सिंथेसिस रिपोर्टरी में, वो है आपको फास्टिडियस, ग्रीड एंड ऑब्स्टिनेट, तीन ही बात है, फास्टिडियस, ग्रीड और ऑब्स्टिनेट। लेकिन इसके अलावा मैं समझता हूं कि इसके साथ में
हम लोगों को और भी क्रॉस रेफरेंस में रूब्रिक्स को देखना चाहिए, और भी जैसे कि आपका क्लीनलीनेस मैनिया फॉर, है ना, और मैनिएकल एंगर, ये बहुत सारी चीज हैं जो कि आप देख सकते हैं और उसके साथ में जोड़ सकते हैं आपका पर्सनैलिटी के साथ में। तो साथियों, एक बहुत बड़ा मैसेज है इस रूब्रिक्स के साथ में। मैं सिर्फ इस रूब्रिक्स के माध्यम से मैं सिर्फ इस रूब्रिक्स को नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि अब हमको माइंड चैप्टर को एक नए ढंग से देखना पड़ेगा, एक नए सिरे से देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ हम लोगों को काफी मानसिक मनोविज्ञान का अध्ययन करना, गहन अध्ययन करना पड़ेगा। और समझते हैं कि हम लोगों को साइकोलॉजी हम लोगों का एक कंपल्सरी विषय होना चाहिए, और इस विषय का अनुसरण करेंगे तो आपको मेंटल रूब्रिक्स ज्यादा समझ में आने लगेगा। आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि बॉर्निगेसेंस ने मेंटल रूब्रिक्स का बहुत ही कम प्रेफरेंस दिया। क्यों? उनको इस बात को समझ में आभास हो रहा था यह मानसिक रूब्रिक्स है, कितना रूप से स्थायित्व हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने उस पर डिपेंड नहीं हुआ, उन्होंने डिपेंड नहीं किया, उस पर आश्रित नहीं हुए। वो पहले फिजिकल जनरल से आ गए, कॉन्कॉमिटेंट को प्रोमिनेंट किया, और कुछ मेंटल रूब्रिक्स को डाल करके उन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन केंट उसके अंदर में जो मेट्रिया मेडिका में जो उपलब्ध रूब्रिक्स सिम्टम्स है उसको रूब्रिक्स में कन्वर्ट किया। तो ये अंतर तो नहीं है, फिर भी केंट ने एक दिशा निर्देश दिया है कि हमें इन पर भी सोचना पड़ेगा, और सोच करके हम लोग अपने अंदर में बदलाव ला सकते हैं। और अब आने वाले समय में सिंथेसिस के जो एडिशंस हैं उसके साथ में हम लोग खाली एनाल फिक्सेशन ही नहीं देख रहे हैं, इसके अंदर में ओडिपस कॉम्प्लेक्सस है, फादर फिक्सेशन है, मदर फिक्सेशन है, ऐसे कैसे कई एक रूब्रिक्स ऐड होते चले जा रहे हैं, जिसकी चर्चा मैं और समय समय पर करता रहूंगा, और आप इसका गहन से अध्ययन करिए। साथियों, आज आवश्यकता है, और आप समझते हैं अगर आप इस्तेमाल रिपोर्टरी का नहीं करते होंगे तो आपको लगता होगा कि हम बहुत ही जानते हैं, लेकिन जब आप रिपोर्टरी का इस्तेमाल करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो आपको लगेगा कि हम दवा के विषय में, होम्योपैथी के विषय में बहुत ही मैं कम जानता हूँ। और मैं इतने उम्र के बाद में मैं अपने आप को समझता हूँ कि मेरा मेट्रिया मेडिका का ज्ञान भी अधूरा ही है, और मुझे निरंतर पढ़ते रहने की आवश्यकता है। तो हमें निरंतर पढ़ते रहने की आवश्यकता बनानी है, हमें निरंतर अपने अंदर में बदलाव लाने की आवश्यकता है, करनी है, अपने दिमाग को अप टू डेट रखने की आवश्यकता है, जिससे के तहत हम आने वाले समय के साथ में स्थापित हो सके। और बहुत समय में आते आते आप देखेंगे कि साइकोलॉजिकल पैटर्न ऑफ द होम्योपैथी जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अपने कुछ मेडिसिन के और एक कुछ किताबें भी मेट्रिया मेडिका में आने शुरू हो गए हैं, साइकी एंड सब्सटेंस, दूसरा डेली का एक आ गया है साइकेट्रिक मेट्रिया मेडिका। ऐसे करके काफी बदलाव आ रहा है, लोगों का झुकाव है, और जो एक्सप्लेनेशंस है, खास करके हमारे आज के नए एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, जैसे विठल कौश हैं, फिर डॉक्टर शंकरन हैं, ये लोग काफी इस सेंसेशन और ये सब को लेकर के मानसिकता के अध्ययन पर काफी इंडिकेट कर रहे हैं, संकेतित कर रहे हैं, और इसके लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। तो साथियों, ये एक बहुत ही बड़ा संदेश के साथ में मैं इस सब्जेक्ट को आपके सामने में प्रेजेंट करने का कोशिश किया हूँ, और इस सब्जेक्ट के साथ में मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने अंदर में झांक करके देखिए कि मैं मेट्रिया मेडिका को कितना रिटेन कर सकता हूँ। मैंने अनुभव किया है छात्रों से, जब मैं पूछता हूँ कि इस किसी दवा का पोर्ट्रेट बनाइए, तो वो लक्षण बताना शुरू करते हैं, 2-4 लक्षण, उसको दिमाग में कोई तस्वीर नहीं बनती है। तो तस्वीर बनाना हमें सीखना पड़ेगा, और तस्वीर तभी बनेगा जब आप मन के जुड़ाव के साथ में, माने कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ में फिजिकल सिम्टम्स को जोड़ करके देखेंगे, तो आपके तस्वीर कंप्लीट होंगे। कंप्लीट पोर्ट्रेट कहते हैं जिससे कि आप पूरा का व्यक्तित्व आपको झलके, है ना, दिखलाई पड़े। तो यह पूरा व्यक्तित्व तो दिखलाई पड़ने लगेगा, यह आपके लिए एक अच्छा संदेश बनेगा।
तो मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के लिए आज का विषय जो है सो काफी उपयोगी है, और इसके साथ में हम लोगों को इस रूब्रिक के साथ में गहन चिंतन की आवश्यकता है, साथ ही निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बदलाव का अवसर है, और इसके साथ में हम काफी अपने अंदर में परिवर्तन लाएंगे तो हम होम्योपैथी, क्लासिकल होम्योपैथी के पास पहुंच पाएंगे। अन्यथा भटकना, है ना, दवा के जंगलों में भटकना, है ना, रिपोर्टरी के बिना क्या होता है, हम लोग दवा के जंगलों में भटकते रहते हैं। दिमाग में कभी कुछ आया, दिमाग में कुछ बैठा लिए, अपने दिमाग में ही हम फिक्सेशन कर लिए कि फलना दवा जो है तो फलना बीमारी के लिए है ना, ये दवा इसके लिए है, वो दवा उसके लिए है, अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा तो ये दवा दे देंगे, बहुत ज्यादा डायरिया होगा तो ये दवा दे देंगे, फीवर होगा तो बच्चों को फीवर होगा तो ये दवा दे देंगे। ये फिक्सेशन है, और फिक्सेशन करके आप होम्योपैथी नहीं कर सकते हैं। अगर आप करने का प्रयास करते हैं तो हमेशा आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप दावा करते हैं कि मैंने इस दवा से इतने रोगी को देखा, मुझे शंका है कि शायद ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैंने इसको अनुभव नहीं किया, है ना। तो साथियों, इसके साथ में मैं आज का यह विषय जो है सो समाप्त करता हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि हम लोग इसको इस पर चिंतन करेगा। मैं आपको इस संदेश के साथ में कि आप इस पर अपना मन को काफी कंसंट्रेट करने का कोशिश कीजिए। मैं आप सबों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आप सबों को दिन शुभ हो। आप सभी को मैं आशीर्वाद के साथ में मैं इस मीटिंग को समाप्त करता हूँ।